नमस्कार, मेरा नाम आशीष है, आशीष टंडन और मैं अपने यूट्यूब चैनल आशीष टंडन के बिहाफ़ पे और हमारे जो पार्टनर्स हैं लॉ मित्रा, उनके बिहाफ़ पे आज आपके सामने बैठा हूँ। ये मेरा पहला पॉडकास्ट है और जैसे मैंने अपने यूट्यूब में पहले अपने वीडियो में मेंशन किया था कि मेरी एक मुहिम है, एक पर्सनल मेरा कैंपेन है कि मैं इंडियन सोसाइटी में जो हमारे मर्द हज़रात हैं, मेन हू वर्क, हू आर पार्ट ऑफ सोसाइटी, मैं किसी तरह पॉजिटिवली उनको इम्पैक्ट करूँ। और मुझे तकरीबन 5 साल हो गए हैं जब मैं अमेरिका से वापस आया हूँ, अभी 5 साल यहीं हिंदुस्तान में हूँ। मैंने काफ़ी कॉर्पोरेट्स में काम किया है और एक चीज़ मैंने वहाँ नोटिस करी, मैंने इनफैक्ट काफ़ी चीज़ें नोटिस करी, बट जो पहली एक चीज़ नोटिस करी कि यहाँ एक लॉ है जिसका नाम है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट, पॉश कहा जाता है उसको। और ये जो लॉ है ना सिर्फ कॉर्पोरेट्स को इम्पैक्ट करता है बट उनके एम्प्लॉयज़ को, स्पेशली जो आपके मेल एम्प्लॉयज़ हैं। मेरा मानना ये है कि ना तो कॉर्पोरेट्स को पता है इस लॉ के बारे में, इसकी इम्प्लिकेशंस के बारे में, और जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी शायद बड़ी लिमिटेड नॉलेज है। इसलिए मेरा राब्ता हुआ, ये एनजीओ हैं द लॉ मित्रा और उसके यहाँ दिल्ली के संचालक हैं यहाँ काउंसिल धनंजय। आप अपना इंट्रोडक्शन कराएंगे प्लीज? नमस्कार व्यूअर, मेरा नाम धनंजय द्विवेदी, एडवोकेट धनंजय द्विवेदी। मैं दिल्ली बेस्ड लॉयर हूँ। मेरी स्पेशलिटी है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बिजनेस लॉ और कॉर्पोरेट्स के जो ये एचआर के रूल है उन पे मेरा एक्सपीरियंस है और इसीलिए मैं जो हूँ इस विषय पे अपनी बात रखने के लिए, अपना कमेंट देने के लिए मैं सर के साथ हूँ। थैंक यू, जस्ट कॉल मी आशीष। अच्छा धनंजय जी, बिफोर हम ये जो प्रश्नों की जो हमारी सूची है उस पर आएँ, मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा पॉश एक्ट क्यों बना, एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट दें, कौन से वो केसेस थे बिकॉज ऑफ विच ये एक्ट को लाया गया, कब से हाफिज है, मतलब यहाँ कब से है, और फिर उसके बाद हम अपने प्रश्नों का सिलसिला शुरू करेंगे। ये जो पॉश एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, ये एक्ट सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये जब ये आया एक्शन में तभी से इसकी ज़रूरत थी। मतलब ये तो आया 2013 में, लेकिन हम अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे उसमें भी एक गोल्डन ट्रायंगल रूल है। आर्टिकल 14 इक्वलिटी, 19, 21 जो डिग्निटी के साथ जीने की जो है वो बात करता है। तो अगर हम बात करें डिग्निटी के साथ जीने की बात करें, तो अगर कोई वर्क प्लेस है, अगर कोई महिला अगर सेफ तरीके से अपने आप को अगर जो सुरक्षित महसूस करके अगर वहाँ काम नहीं कर पाती है, तो वो हमारा जो मेन जो फंडामेंटल राइट्स है 21 जीने की आज़ाद, वो कहाँ इंश्योर हो रहा है। तो हम वहाँ भी जा सकते हैं कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो इंश्राइन है वहाँ भी ये बात छुपी हुई है। उसके बाद जो यूनाइटेड नेशन के जो SDGs है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, उसमें भी जेंडर इक्वलिटी की बात की गई है और जेंडर वीमेन पार्टिसिपेशन इन वर्क प्लेस की बात की गई है। तो इंडिया भी उसका सिग्नेटरी है। तो हम देखें, अगर डेटा उठा के देखें तो अभी भी महिलाओं की जो और लड़कियों की, बच्चियों की जो संख्या पार्टिसिपेशन है किसी जगह, इधर आप स्कूल देख लीजिए, वर्क प्लेस देख लीजिए, किसी भी जगह देख लीजिए, तो उनका रेशियो बहुत कम है। इवन पार्लियामेंट देख लीजिए, हर जगह कम है। और इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए भी एक ऐसे एक्ट की ज़रूरत थी जो इस चीज़ को, महिलाओं को एक सुरक्षा प्रदान करे कि आप एक सेफ तरीके से कहीं काम कर सकते हैं। और अगर ये चीज़ें इंश्योर नहीं हो रही हैं तो आपको ये टूल्स दिए गए हैं। और आने पे हम आगे एक केस देखेंगे, एक मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उस केस का, इसका नाम है विशाखा गाइडलाइन, क्योंकि मेन विक्टिम का उसमें नाम नहीं लेना होता है। तो विशाखा गाइडलाइन जो है, सुप्रीम कोर्ट जो है 1997 में जो है ये केस आया और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक कॉम्पैक्ट गाइडलाइन जारी किया। अनटिल की कोई एक्ट नहीं आता है
तो वो एक सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है और वो एक प्रिंसिपल आप कह सकेंगे कि कोर है इस एक्ट को लाने के लिए। तो उसके बाद ये जो है एक्ट बना और 13 में जो है 2013 में ये इफेक्ट में आया, ताकि महिलाओं को जो है एक सेफ इन्वायरमेंट वर्क प्लेस पे मिल सके इस काम को, उनको काम को करने के लिए। मैं एक चीज़ और नोट करना चाहूँगा, ये जो है ना, ये रिमेडी है, डिसिप्लिनरी रिमेडी है, ना कि किसी को पनिश करने के लिए। और किसी को, जैसे बहुत लोग कहते हैं कि नहीं मेंस के लिए ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है, लेकिन लेकिन ये एक डिसिप्लिनरी जो है एक रिमेडी है, ताकि एक जो महिलाएं हैं जो है वो वर्क प्लेस पे उनको सेफ महसूस करें। थैंक यू काउंसिल, आपने ये थोड़ा कॉन्टेक्स्ट रखा, बट आप बार बार कह रहे थे कि ये सेफ्टी मेजर के लिए है। तो जो महिलाएं हैं जो वर्क प्लेस में कार्यरत हैं, अब जो मेरा जानकारी है, इसको कहा जाता है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट द वर्क प्लेस, राइट? तो सेफ्टी का आपका मतलब ये है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट ना हो, सेफ्टी का आपके मायने ये हैं? नहीं, मेरा मानना नहीं है, मेरे एक्ट का मायने ये है कि हरासमेंट कई प्रकार से हो सकता है, लेकिन जनरली वाइज्ड हरासमेंट अगर है, आप समझ रहे हैं, क्योंकि उसको औरत होने के नाम पर अगर उसको कोई हरास कर रहा है, आप कह सकते हैं कि सेक्सुअली हरासमेंट की जो बात है, तो उसके लिए ये काम करता है। मतलब ये जनरली होना चाहिए। सपोज दैट कि अगर कोई महिला है और वर्क प्लेस पे काम कर रही है, इन कोर्स ऑफ डूइंग समथिंग, इन कोर्स ऑफ मीटिंग अगर हम जा रहे हैं, टच हो जा रहा है, तो वो कॉमन अब चीज है कि वो किसी से तो टच हो सकता है। हाई कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पे बाकायदे बाद में जो है वो दिया है। हाँ, ठीक है। तो इसमें क्या है कि वो इंटेंशन नजर आना चाहिए। वैसे तो एक्ट में प्राइमरीली ये बात को नहीं मेंशन किया गया था, लेकिन इस पे जजमेंट है हाई कोर्ट का कि वो इंटेंशन, आपका इरादा होना चाहिए कि वो जनरली आप दिमाग में आपके होना चाहिए, वो इंटेंशन उसके प्रति होना चाहिए। तो ये ऐसा नहीं है कि सेक्सुअली जो है, ऐसा नहीं है कि ये किसी भी प्रकार का हरासमेंट है, ये सेक्सुअल हरासमेंट के लिए ही है, ताकि ये जेंडर की बात करता है। जब वीमेन होने के नाते आपका एक मैन, एक अपोजिट सेक्स होने के नाते, अगर एक लड़की होने के नाते अगर उसके साथ कुछ ऐसा करता है, तभी ये जो है एक्ट लागू होता है उनके ऊपर, रिस्पोंडेंट के ऊपर। तो आपने बेसिकली एक बहुत अच्छा, बढ़िया, एक बड़ा डेफिनेटिव फ्रेमवर्क रखा है कि ये जो एक्ट है ये प्रोटेक्शन ऑफ विमेन का है। और लॉजिकली मैं ये सोचूंगा कि तो इसमें बर्डन ऑफ प्रूफ किसी को डिसप्रूफ करने के लिए कि भाई हमने ये चीज़ नहीं की, वो जो मर्द हैं या जो मेल हैं उन पे हाफिज है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग, क्योंकि जब आप ये बात कर रहे थे तो काफ़ी प्रश्न मेरे दिमाग में आए थे, एंड आई विल कम टू दैट इन अ बिट। तो अभी मैं अपने जो इस टॉपिक के हिसाब से जो क्वेश्चन हमने रखे हैं, जो मैंने बनाए हैं, मैं आपको थोड़ा प्रेजेंट करना चाहूँगा। तो पॉश एक्ट मूल रूप से महिलाओं की सुरक्षा के लिए बना है, जो आपने भी मेंशन किया है। लेकिन अगर किसी पुरुष का झूठा, पुरुष पे झूठा या दुर्भाग्यपूर्ण आरोप लगाया जाए, तो कानून उसे क्या सुरक्षा देता है? जिसे कहा जाता है मिलिशियस कंप्लेंट, राइट? को कानून कैसे देखता है? उसमें क्या प्रोविजंस हैं, अगर हैं तो? पहली बात तो क्या ऐसे प्रोविजंस हैं, इसके बारे में सोचा गया है? रिड्रेसल है? तो पहले से शुरू। आप ये जो मैलिशियस कंप्लेंट के बारे में जो बात कर रहे हैं, तो या तो ये प्रूवन हो कि ये मैलिशियस था, या तो जैसे इस कानून में एक इंटरनल कमेटी की बात की जाती है, लोकल कमेटी की बात की जाती है। उसके बारे में थोड़ा बताएं आप। हाँ, कानून में प्रावधान है कि इंटरनल कमेटी होगी हर कंपनी में। अच्छा, वो कंपनी कितनी बड़ी या कितनी छोटी होनी चाहिए जहाँ ये कमेटी होनी अनिवार्य है? सबको होनी चाहिए, सबको होनी चाहिए, सबके लिए ये कहा गया। अगर कंपनी बहुत छोटी है तो डिस्ट्रिक्ट में लोकल कमेटी होती है, ठीक है, और जिसकी चेयरपर्सन महिला होती है। तो थोड़ा बताएंगे कि ये जो कमेटी होती है इसमें कितने लोग होते हैं, पुरुषों और महिलाओं में कितना वो रेशियो रहता है, क्यों रहता है, वो कुछ बताएंगे? हाँ, इस सेक्शन में इसकी बात की गई है इसमें कि जो लोकल कमेटी होगी उसकी जो हेड होगी
वो एक महिला होंगी, ठीक है, वो भी एक्सपर्ट होंगी, उनका वो भी उनको इस बात की जानकारी होगी, वो कुछ भी हो सकती है, वो हो सकता है कि एनजीओ से हो या फिर वो लीगल एक्सपर्ट हो जो इसके मामले में जानकार हो, या एक सोशल वर्कर है, वो हो सकती हैं। और इसमें 2 मेंबर और होंगे जो इसमें जो डिस्ट्रिक्ट के जो वेलफेयर ऑफिसर्स होते हैं वो होंगे इसमें, लॉयर हो सकते हैं अलग से। तो आप कह रहे हैं कि जो कमेटी है डिस्ट्रिक्ट हाँ, मिनिमम तीन लोगों की है? नहीं 3 लोगों की नहीं है, मिनिमम 7 लोगों की कमेटी है। ये बताइए 7 लोगों की है, उसमें जो मेजोरिटी हैं वो महिलाएं हैं या हम महिलाओं का होना हुआ, दैट मीन 4 होना जरूरी है महिलाओं? हाँ। ओके, और उसकी जो हेड होंगी वो भी महिलाएं होंगी? हाँ, उसकी हेड महिला होगी। अच्छा, हाँ। उसमें क्या है कि पहले मैं इस क्वेश्चन पे आऊँ कि जो मेलिशियस कंप्लेंट जहाँ आओ क्या मेलिशियस इन कंप्लेंट की जो बात कर रहे हैं, तो ये मेलिशियस होगा कैसे? या तो ये आपको, जैसे सपोज दैट मुझे अगले दिन मेरे पास ईमेल आता है, मैं एक एम्प्लॉई हूँ, अगले दिन मुझे ईमेल आता है कि आपके पास ये कंप्लेन है, आपके ऊपर ये कंप्लेन है, तो मेरा दिल तो मुझे गवाही करता है, मुझे लगता है कि ये तो गलत है, ठीक है, या तो एक चीज हो गई। दूसरा, या तो इससे होगा कि ये मलिशियस है, मुझे लगा, या नहीं तो इंटरनल कमेटी या लोकल कमेटी के पास अगर ये जाता है और वहां अपने आप को इन कोर्स ऑफ द डिफेंड माई सेल्फ, जब मैं डिफेंड अपने आप को कर रहा हूँ तो वहां मलिशियस प्रूवन हो जाता है कि कंप्लेंट जो था मलिशियस प्रूवन हो गया, ठीक है। दो तरीका है, तो हम पहले तरीके पे बात पहले करेंगे कि ये हमको लगता है, क्योंकि वहां पर अगर मैं ही अपने दिल से नहीं, अगर मैं प्योर हूं तो वहां प्योर करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हम पहले कंडीशन पे बात करेंगे। अगर सपोज दैट आज मुझे मेल आया या किसी प्रकार से नोटिस आया, रिटन नोटिस आया कि आपके ऊपर पॉस एक्ट के तहत अपने को कलीग के साथ या कोई उस ऑफिस में आए हुए किसी भी स्टेक होल्डर को जो महिला है उसके साथ आपने जो है इस तरह का दुर्भावपूर्ण व्यवहार किया है। अब मुझे लगता है कि मैंने रियली नहीं किया है, तो सबसे पहले मुझे ये जानना पड़ेगा, मुझे ये पता करना चाहिए ऐसा हुआ इस लड़की से। सपोज दैट कि मैं किसी पोस्ट पे हूँ तो 2-3 इंटेंशन हो, या तो प्रमोशन की बात हो सकती है, या कोई उनके को कलीग के साथ मेरा कोई लफड़ा हो और वो उनके क्लोज हो और किसी के इन्फ्लुएंस में आके ये काम कर सके, या उनको पैसे की जरूरत, या कभी कोई लोग पैसे के लिए भी ऐसा कर देते हैं, आरोप लगा देते हैं कि ऐसा करेंगे और इनसे पैसे हम ब्लैकमेल कर लेंगे। तो इसके लिए इसमें पूरा प्रावधान है, और जो राइट आर्टिकल 14, 19 और 21 के तहत जो महिलाओं को दिया गया है वो राइट पुरुष को भी है। पुरुषों को राइट ये है कि वो सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट में एक जजमेंट भी है CSR केस में कि आपको ये देखना होता है कि सिर्फ इसलिए कि हमने आपको टच कर दिया, सिर्फ इसलिए कि मैंने आपको किसी बात में, काम करने में या व्यवहार में मैंने आपको ऐसे कर दिया, ये सेक्सुअल हरासमेंट नहीं माना जाएगा। क्योंकि सेक्सुअल हरासमेंट और हरासमेंट दोनों में अंतर है। आप कुछ उस पर विस्तार करेंगे कि सेक्सुअल हैरेसमेंट और हैरेसमेंट में फर्क क्या है? फर्क क्या बताइए। अगर मैं सपोज दैट कि आपका काम मुझे पसंद नहीं आता है, आपका कोई व्यवहार पसंद नहीं आता है, आपका कमेंट कोई पसंद नहीं आता है, और मैं आपको ऐसे ही इंटेंस में जो है आपके साथ कुछ ऐसा व्यवहार करता हूँ कि आपको प्रमोशन में लेट करता हूँ, आप टाइम पे नहीं आते हैं तो मैं आपको डांटता हूँ, ठीक है, या आप अच्छे से काम पूरा नहीं करते हैं तो मैं आपको कुछ बोल देता हूँ, टारगेट पूरा नहीं करते हैं तो मैं आपको बोल देता हूँ, ये सेक्सुअल हरासमेंट नहीं हुआ। सेक्सुअल हरासमेंट का इंटेंशन होना चाहिए कि सेक्सुअल फेवर के बारे में वो सोच रहा हो, ये होना चाहिए। क्योंकि इस तरह का जो बिहेव है वो सिर्फ लड़कियों से नहीं, एक लड़के से भी आदमी कर सकता है, जो काम टाइम पे पूरा नहीं करता है, उसका इरिटेटिंग बिहेवियर है, या मैं उसके वर्क कल्चर को पसंद नहीं करता हूँ, या वो डिफरेंट यूनिवर्सिटी या बैकग्राउंड से आता है तो मुझे उसके साथ चिढ़ है, ठीक है, तो उसके साथ हम ऐसा कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं अमाउंट होगा कि ये सेक्सुअल हरासमेंट है। तो अब चूंकि आप यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है कि पुरुषों पर झूठा आरोप दुर्भावनापूर्ण जो लगा दिया गया,
तो हम सबसे पहले अपना वर्क कल्चर चेक करेंगे कि हमारे ऑफिस में हमारा काम क्या है, उसके साथ क्या हमारे संबंध हैं, वो ऐसा क्यों कर सकती है। क्योंकि अगर वो किसी के इन्फ्लुएंस में आके भी ऐसा कर रही है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप इंटरनल कमेटी के पास ही आप जाने के लिए आपके पास राइट है। आप डायरेक्ट रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के तहत। ओके। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 226 जो है आपको देता है राइट कि आप डायरेक्ट वहां जा सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात, कभी कभी क्या होता है कि जो लोग इंटरनल कमेटी होती है उसमें कंपनी के चीफ या उनके जानने वाले या उनके जानने वाले कोई न कोई ऐसा है जो उसमें होता है। तो अगर ज्यूरिसडिक्शन फेल करता है, सपोज दैट मेरी माँ उस कमेटी की चीफ है, मैं भी उसमें एम्प्लॉय हूँ, मैंने किसी लड़की को के साथ जो भावनापूर्ण व्यवहार किया, तो और मेरी माँ के पास कंप्लेन गई, उन्होंने उस पर रिपोर्ट कर, तो ये ज्यूरिसडिक्शन उनके बाहर जाएगा, ये उनके ज्यूरिसडिक्शन से बाहर जाएगा। क्योंकि हम अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वहां आता है तो वो केस उनका जो डिसीजन है वो डिसमिस हो जाएगा और डायरेक्ट आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो स्टेप स्टेप पे अगर किसी लड़के के पास इस तरह का कंप्लेन गया तो वो हर स्टेप पे उसको फाइंड आउट करेगा, जड़ तक जाना जो होता है ना वहां जाएगा। पहले तो देखेगा कि मेरा इससे क्या संबंध है। अच्छा, एक चीज मैं और बताना ऐड करना चाहूंगा, डिजिटल हाइजीन नाम की भी एक चीज है। डिजिटल हाइजीन नाम की चीज है, क्योंकि आजकल फोन पे में भी बहुत सारे मटेरियल होते हैं, या आप कुछ फोटोज उनको शेयर कर किए होते हैं, कुछ मीटिंग में सपोज किसी मीटिंग में 10 फोटो उन्हीं के हैं, आप समझ मेरी बात को। तो आप थोड़ा इसके विस्तार में बताएं, क्योंकि मैं जानता हूं कि डिजिटल हाइजीन का क्या मतलब है। एंड डॉक्यूमेंटेशन, डिजिटल हाइजीन एंड डॉक्यूमेंटेशन बहुत जरूरी है। उसके बाद बताएं थोड़ा डिजिटल। तो क्योंकि किसी को भी ऊपर आरोप लग रहा है तो सबसे पहले हम उसके जड़ में जाएंगे। नहीं, आप एक इंस्टेंस बताएं, तो मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। तो सपोज मैं एक पुरुष हूँ और मैं कंपनी में काम कर रहा हूँ, ठीक है। एक महिला है जो मुझे मन ही मन में बड़ी भाती हैं, मैं उनको बहुत पसंद करता हूँ, और मेरी हिम्मत नहीं होती कि मैं उनसे बात करूँ, ठीक है। ये मेरी फितरत है शायद। तो मैं सोचता हूँ कि अब मैं क्या करूँ, मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं है, मुझे रिजेक्शन भी नहीं झेलना। तो ऐसा करता हूँ कि एक मैं उनकी फ़ोटो लेके चैट जीपीटी में डाल के कुछ सुंदर बना के मैं उनको भेज देता हूँ, ठीक है। अब मैंने भेज दिया तो वो तो भिन-भिना गई कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। पहली बात तो उनको ये नहीं पता चला कि भाई वो भी ऑफिस में है तो मैं फ़ोटो ले सकता हूँ। तो उन्होंने इसको बोल दिया कि ये सेक्सुअल हैरेसमेंट है। क्या वो जो आपकी पॉश कमेटी है इस केस को लेगी और बोलेगी ये सेक्सुअल हैरेसमेंट है? तो मैं आपको कुछ एग्जांपल देना चाहता हूँ, बिकॉज ये क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। पॉस एक्ट में ऐसा नहीं है, मैंने आपको शुरू में बोला, जब मैंने इंट्रोडक्शन दिया लास्ट में, तो मैं बोला इस बात को याद रखिएगा कि पॉस जो है एक रिमेडी है, डिसिप्लिनरी रिमेडी है। ये है तो अभी जो महिलाएं ने तो बोल दिया ना, महिलाओं ने तो बोल दिया एचआर डायरेक्टर को कि भैया ये तो हैरेसमेंट है, ये देखो क्या कर दिया इन्होंने, हैरेसमेंट है ये। हाँ, अभी मैं फॉर एग्जांपल आप डिजिटल हाइजीन, मैं आपको बता दूं, आप डिजिटल हाइजीन की बात कर रहा हूँ, तो एक चीज़ मैं ये जाहिर करना चाहता हूँ, ये जो आपका एआई प्लेटफॉर्म है, जो एक्स प्लेटफॉर्म, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चलता है, उसका नाम है ग्रोक। अभी एक इशू आया है जिसमें एक फीचर डाला उन्होंने कि फॉर एग्जांपल आपका फोटो डाल के आप उसमें लिख दें कि निर्वस्त्र कर दें, तो एक्चुअली वो हो जाता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत कड़ा रुख लगाया, बोला कि यहाँ नहीं होना चाहिए ये, ठीक है। अब ये एआई जो है ये रियलिटी है, ये यहाँ तो ये पॉसिबल है, कोई मेरी शक्ल ले, ठीक है, मेरा ये ले, किसी ऊपर पे लगा दे और फिर उन चित्रों में दिखाए जो नहीं देखनी चाहिए, तो ये तो सेक्सुअल हैरेसमेंट है। तो अगेन आई कम बैक टू द सेम दिस थिंग कि किसी ने किसी महिला की फोटो लेके ये करके उनको भेजा, ये सोच के कि शायद पता नहीं कुछ अट्रैक्शन हो जाए, मगर ये उल्टा पड़ गया। लेकिन अब ये जहाँ तक मेरा बिलीव है, मैं एक एज ए लीगल काउंसिल की हैसियत से बता रहा हूँ कि ये सेक्सुअल हैरेसमेंट है, ये है। अच्छा, मैं दूसरा एक आपको वाकया देता हूँ। आप पूछिए कि क्यों है ये। नहीं, वो बाद में पूछूंगा, पहले मैं थोड़ा, बिकॉज जिनसे हम बात कर रहे हैं वो बिल्कुल नॉर्मल, इसी हमारे जो ऑडियंस है वो
मेड एम्प्लॉयज़ हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि पॉश है क्या। अब पहली बात तो उनका स्ट्रगल ये है कि भाई नौकरी मिल जाए। नौकरी मिल जाए, कौन सी कंपनी जाकर उनको बताती है कि पॉश के बारे में करो। मैं जानता हूँ कि नहीं होता है, टाइम थोड़ी ना है। यहाँ तो ये होता है कि नौकरी लग गई, अच्छा कल से तुम धंधे पे लग जाओ, यही होता है। तो अच्छा, ये एक इशू हो गया। दूसरा इशू ये है कि आप यंग हैं और आप कॉफ़ी पी रहे हैं, और जब आपकी वार्तालाप चल रही है तो आपने कोई कमेंट डाल दिया, जो मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। कमेंट डाल दिया कि आज तो तुम बहुत जच रही हो, बहुत ही सेक्सी लग रही हो, ये बोल दिया। जो महिला हैं उन्होंने बोला कि ये तो बिल्कुल नागवारा है, बिल्कुल मैं तो कंप्लेन करूंगी। उन्होंने जाकर कंप्लेन कर दी। इससे सेक्सुअल हैरेसमेंट कहा जाएगा? हाँ, ये हाँ या कहा ना? जाएगा। अच्छा ठीक है। तीसरा मैं वाक्य बताता हूँ, जिसके बारे में आपने शायद पहले कहा था कि सपोज आप एक टीम में हैं, रात दिन आपको काम करना है, ठीक है, और काम करते करते जैसे आप बिल्कुल मेरे पास हैं और मैं कंप्यूटर के बिल्कुल पास में हूँ, आप मेरे नज़दीक आई और मेरा हाथ आपको ऐसे लग गया, आपके जुल्फे हैं वहाँ लग गया, ठीक है। बिल्कुल नॉर्मल सी एक साधारण सी चीज़ है, कोई इंटेंशन था नहीं, मेरा इंटेंशन नहीं था, मगर आपको लग गया। आप बिल्कुल सिरहन हो गए आपको कि आपने बोला ये क्या किया, ये तो मतलब बिल्कुल ठीक नहीं, मैं तो डायरेक्टर एचआर को फ़ोन कर रही हूँ। ये सेक्सुअल हैरेसमेंट है? नहीं, ये नहीं है। अच्छा, ये नहीं। मैं आपको और उदाहरण दूंगा क्योंकि ये देना ज़रूरी है, बिकॉज इसके बारे में फिर अच्छा वो फिर कहीं भी टच हो जाए, नहीं, मतलब ठीक ये है। नहीं है। ओके। वो कहीं सिर्फ बालों में नहीं, वो कहीं भी किसी शरीर के किसी भी पार्ट पे टच हो जाए, ये सेक्सुअल हरासमेंट नहीं है। शरीर के किसी भी अंग पे टच हो जाए, लेकिन ये सेक्सुअल हरासमेंट नहीं है। ये बड़ा कॉम्प्लेक्स है। अच्छा, फिर मैं आपको और वाक़या देता हूँ। लेकिन आप जानबूझ के नहीं हो, मतलब आप काम इनको नहीं, तो वही तो ये नुआंसेस जो हैं वो यही तो हैं कि आप कौन प्रूफ करेगा। मतलब ये बर्डन ऑफ प्रूफ तो मुझ पे है ना, मर तो मैं हूँ, अब मुझे प्रूफ करना पड़ेगा भैया मेरा कोई इंटेंशन नहीं था। आपने इंटेंशन से किया नहीं। अगर सब अच्छा ओके, तो मेरा कोई विटनेस नहीं है ना, हम दो ही काम कर रहे हैं सिर्फ। मेरा क्लेम ये है कि मैंने नहीं किया, और उनका मानना ये है कि नहीं आपने किया। अब बेसिकली मैं ये बता रहा हूँ, दफ्तर में हम दो ही हैं। हमने कल की पहले कि नहीं किया, आपने तो बोला कि किया, फैक्ट में तो है कि आपने किया। इंटेंशनली मैं कह रहा हूँ, तो किसी भी काम मेरा क्लेम ये होगा, नहीं बिल्कुल इंटेंशन था नहीं ये। अब आप कहेंगे कि नहीं बिल्कुल इंटेंशन था। अब क्या इसका क्या निवारण है बताइए? इसका निवारण ये है कि जो पॉस एक्ट का सेक्शन 10 है, कंसीलिएशन की भी बात करता है। डायरेक्ट आपको सजा नहीं देता है, कंसीलिएशन की भी बात करता है। उसमें क्या होता है बताइए? उसमें आप वो करेंगी, उनका काम है उनको बुरा लगेगा। आप जो डिफेंडेंट है और जिन्होंने अक्यूजर है, मेरी बात सुनिए, मैं समझ गया क्वेश्चन को। हाँ, आप काम कर रहे थे, इन कोर्स ऑफ द डूइंग विदाउट इंटेंशन, आपने मूव किए और उनके शरीर पे लग गया। ठीक है, शरीर के किसी भी पार्ट पे लग गया, लेकिन लगा मेंस रिया नहीं है, गिल्टी माइंड नहीं है, एक्ट रिया तो है, एक्ट हुआ। अब एक्ट होगा तो आपके अंदर हो या ना हो, आपके दिमाग में उनको तो प्रभावित किया। तो उनका ड्यूटी बनता है कि पॉस को अप्लाई करें। वो तो अक्यूजर, वो तो करेंगी। हाँ जी, ठीक है, पॉस को उन्होंने अप्लाई किया तो आपसे तो पूछेंगे नहीं, क्योंकि आप पूछेंगे तो कहीं आप फ्रैंक ना हो जाए ज्यादा। ठीक है, तो उनको नियम से एक महिला होने के नाते उनको करना चाहिए, अपना काम ड्यूटी कर देना चाहिए। ठीक है, वो अपना ड्यूटी इंटरनल कमेटी को कर दे। इंटरनल कमेटी आपको बुला के पूछेगी या आपको नोटिस देगी या पूछ भी सकती है। तो आप वहां बोलिए कि नहीं मैं ऐसे कर रहा था और ऐसे कर रहा था, लेकिन मेरे से गलती हुई, भूल में ऐसा हुआ। अच्छा, और भूल में ऐसा हुआ ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। दैट मींस वहां जाके जैसे पूरा वाकया हुआ उसको आपको नरेट कर, उसको आप टोटली उसमें झूठ ना बोले। देखिए, अगर आप देखिए दो चीजें सर, ये आप कह रहे हैं ना, मेरी पूरी बात आप सुनिए। आप किस जैसा वाकया हुआ आप वैसा बताएं, क्योंकि ये क्या है ना, इससे कोई ताजमहल टूट के नहीं गिरा है और कुछ वो नहीं हुआ है, उनकी मोडेस्टी ब्रीच हुई है। ये एक भावना है, इमोशंस है। करेक्ट। अगर वहां आप झूठ बोलने का प्रयास करेंगे ना, तो वो और हर्ट हो सकती है। आप समझ रहे हैं ना, नाजुक डोर है। क्योंकि थोड़ा भी झूठ बोलेंगे तो अगर आप पूरा सही वाक्या बता देंगे तो वो हर्ट नहीं होगी, उनकी मोडेस्टी ब्रीच नहीं होगी। लेकिन अगर आप उसको थोड़ा सा भी फैब्रिकेटेड करने का प्रयास करेंगे तो हो सकता है वो नाराज हो जाए। तो बेहतर है कि
जो जैसे हुआ हम्म, वैसे बोल के आपसे गलती हुई, गलती तो आपसे हुई क्योंकि आप कंट्रोल में नहीं थे, आपका दिमाग जहां था वहां आपका शरीर नहीं था, इसीलिए तो गलती होता है। करेक्ट करेक्ट, आपका दिमाग लैपटॉप पे था लेकिन आपका बॉडी लैपटॉप से दूर था। करेक्ट, तो नियम तो ये है कि जहां आपका दिमाग हो वहीं आपका बॉडी होना चाहिए। तो अगर ऐसा हुआ है तो आपसे मिस्टेक्स तो हुए हैं, तो टॉर्ट है ये, मिस्टेक था, आप नॉर्मल अपॉलॉजी लेटर दे सकते हैं अगर उससे वो संतुष्ट हो जाती है तो। अगर नहीं संतुष्ट होती है तो आप कोर्ट लेके जा सकती है, लेकिन अगर वो संतुष्ट हो गई तो, या कमेटी ऐसा कर दिया तो। लेकिन हो सकता है कभी कभी क्या है कि र्यूमर भी होता है ऑफिसों में, ये लड़का तो इस नेचर का है, ये लड़का तो ऐसे नेचर का है, और फिर वो जानबूझ के करता नहीं है लेकिन वो गलती वैसे हो जाती है। अब उस र्यूमर में वो फंस जाता है। दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट भी है कि र्यूमर को भी अमाउंट नहीं किया जाएगा, र्यूमर को अमाउंट नहीं किया जाएगा। तो कई स्टेजेस हैं, आप बच सकते हैं, ऐसा नहीं है। जब जैसे जैसे हम इस सब्जेक्ट पे जा रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये जो लॉ है ये बहुत टफ है फॉर मेल एम्प्लॉइज। क्या ये मेरा समझना जायज है? नहीं, ये टफ नहीं है मेल एम्प्लॉइज के लिए। अगर आप किसी वर्क प्लेस पे हैं तो आप प्रोफेशनली आप क्लियर रहें, आपका प्रोफेशनल बिहेवियर हो वहां पर, तो ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो ऑफिस है, वो घर नहीं है। आप उसको रिश्ते, रिलेटिव या फ्रेंड्स का कोई ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया। अच्छा, मैं अपना एक आपका एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ जो 5 साल मैंने यहाँ देखा है, और इसको मैं कॉन्टेक्चुअलाइज करना चाहता हूँ पॉश पे। जब मैं डिफरेंट अपने यहाँ कॉर्पोरेट में मैंने काम किया, मैंने एक चीज़ देखी है कि ये जो स्पेशली जो यंगर जनरेशन है ये बहुत जल्दी फ्रैंक हो जाते हैं, पहली बात। दूसरा ये है, ये समझने लगते हैं कि शायद उनके उम्र के, स्पेशली जो ऑपोजिट सेक्स है, जैसे मैं मेल हूँ, फीमेल काउंटरपार्ट, यंगर जनरेशन की बात कर रहा हूँ मैं, वो समझने लगते हैं कि ये मेरी फ्रेंड है। क्या ये, अगर आप काउंसिल नहीं हैं, काउंसिल तो हैं, काउंसिल नहीं है, और आपको किसी को एडवाइस करना है कि वहाँ एक फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए एज अ प्रोफेशनल, क्योंकि आपने प्रोफेशनल की बात कही, ठीक है, तो उनको क्या, जो स्पेशली जो मेल एम्प्लॉयज हैं उनको आप ये एडवाइस करेंगे कि भाई एक प्रोफेशनल डिस्टेंस मेंटेन करके रखें, क्योंकि सबसे कोई भी काम करें, हाँ, प्राइवेट में मीटिंग के लिए ना बुलाएं। ये आप ये बताएं आप, हाँ मुझे अब ये बताना पहले है प्राइवेट मीटिंग पे ये आपकी प्रिवेंशन, आप प्रिवेंटिव बता रहे हैं ताकि ये आए ना आपके। प्राइवेट मीटिंग पे ना बुलाएं, प्राइवेट मीटिंग पे ना बुलाएं। हाँ, प्राइवेट मीटिंग बुलाएं तो डॉक्यूमेंटेड हो पूरा। सपोज दैट कभी कभी होता है ना कि तुम मुझसे वहां मिल लेना, कोई मार्केटिंग का काम करता है, कोई कुछ करता है, तो तुम एक काम करना, फाइल जो है मैं वहां जाऊंगा, उस कोर्ट में जाऊंगा, या मैं उस ऑफिस में, गुड़गांव ऑफिस में जा रहा हूँ पेमेंट के लिए, एल&टी के ऑफिस में, तुम एक काम करो, घर जाके रात में तुम अकाउंट का पेपर बना लो और सील वगैरह करके, और मुझे रास्ते में तुम दे देना। सपोज दैट कि आज हम बर्थडे के लिए छुट्टी मांग रही है कोई लड़की, तो ठीक है, काम करो, रात में तुम कर देना, उसी रास्ते आशीष जाएगा या धनंजय जाएगा तो लेके फाइल तुमसे लेके चला जाएगा। दिस शुड बी डॉक्यूमेंटेड, दिस शुड बी पूरा ट्रेस होना चाहिए, उसको डॉक्यूमेंट आप, क्योंकि आप ये नहीं कि वो नहीं काम की, वो फोन पे बोल देना, आप मैनिपुलेट उसको कर ले और उसको वहां पर बुलाने के लिए बुलाया तो बोले कि काउंसिल आपसे ये पूछना था कि डॉक्यूमेंटेशन, ईमेल जो ट्रेस होते हैं, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन भी कोर्ट में कार्यरत है? अच्छा, तो ईमेल हो, फोन हो, 4 लोगों के नोन में भी हो, कोई जरूरी नहीं है कि फोन को आप कैसे डॉक्यूमेंट करेंगे? नहीं, सब काम के लिए ईमेल नहीं कर सकते ना, कभी कभी क्या होता है। आप मुझे नहीं, लेट्स गेट टू ब्रास टैक्स। अब फोन रिकॉर्ड को क्या कोर्ट एक्सेप्ट करती है? फोन रिकॉर्ड नहीं करना होता है। मैं आपको बताऊं, जैसे सपोज दैट कि नहीं, आप अगर आप किसी को एडवाइस कर रहे हैं, आप ये नहीं बोलेंगे कि कुछ भी करके ईमेल लिख दो। नहीं, सब कुछ ईमेल लिखना पॉसिबल, कुछ चीजें प्रैक्टिकल भी होती है क्योंकि काम सफर करता है। जैसे सपोज दैट कि आप ये काम कर रहे हैं, आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप होगा कंपनी का, ठीक है, जहां आजकल लोग बोल देते हैं कि आज मैं व्हाट्सएप जो सोशल मीडिया में जो आपकी बातचीत होती है वो एडमिसिबल है कोर्ट में एज प्रूफ?
हाँ बिल्कुल, ओके वो तो है ना। दैट्स हाँ, हाँ अच्छा तो आप अपने ग्रुप पे लिख दें कि आज मैं ऑफिस लेट जाऊंगा क्योंकि मैं गुड़गांव ऑफिस जा रहा हूँ उस ऑफिस में अपने पेपर सबमिट करने के ठीक लिए, है, fine. और रीता सरिता जो भी हो तुम यहाँ पर पेपर मुझे दे देना, ठीक है या मैं इस रास्ते जा रहा हूँ पेपर ठीक है लेके। या दूसरा उसको पता भी होना चाहिए, 2-4 लोगों को पता होना चाहिए हाँ। कि ये काम नहीं टाइम पे पूरा कर पाई, क्योंकि तो वो छुट्टी मेल में तो आप 2-3 लोगों को मार्क कर सकते हैं तो वो कंप्लीट हो गया ना। अच्छा दूसरा आप कौन सा ये प्रिवेंटिव मेजर बताएंगे जिसमें आप अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल आपने बोला कि प्राइवेट मीटिंग ना करें, दूसरी कौन सी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो आपको सैनिटाइज कर सकती हैं एक ऑफिस बोला एनवायरनमेंट ना कि वो फोन जो डिजिटल सैनिटाइजेशन की बहुत जरूरत है, हाइजीन अच्छा। मेंटेन करने की जरूरत है, डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत है। नहीं डिजिटल सैनिटेशन जो आपने मेंशन किया तो हम्म। उसमें अगर आप किसी को एडवाइस करेंगे, जो भी ये मेल एम्प्लॉयज इनको एडवाइस करेंगे, आप इनको ये कहेंगे कि ये जो लालच है कि आप बहुत टाइम स्पेंड करते हैं सोशल मीडिया में, ऑफिस के दौरान ना करें ताकि वो लालच ही ना आए कि आप किसी को गलती से आपने कोई फॉरवर्ड कर दिया जिसकी वजह से कोई आप पे आरोप लग गया। हाँ आप ये बिल्कुल, कहेंगे नहीं, आप जब वर्क प्लेस पे हैं तो आप सोशल मीडिया पे कैसे हो सकते हैं? देखिए, ये तो अंडरस्टूड है। काउंसिल आप जानते हैं कि ये जितनी भी कंपनियां हैं वो कहती हैं कि आप ना करें, मगर ये बच्चे सुनते हैं। नहीं, लोग करना है, क्योंकि Right. अगर आप वर्क प्लेस पे हैं तो आपको वर्क प्लेस पे होना है। सोशल मीडिया का मतलब फिर अपने दोस्तों में चले गए तो वो आपको तो नहीं जो जाना। आप ये करना चाहिए और करने में जमीन आसमान का फर्क है, ये मेरी देखी हुई बात है। हाँ। तो आप कुछ भी कहें तो मतलब वो लालच आ जाता है। आप ये कहेंगे जो वर्कफोर्स में स्पेशली जो मर्द हैं, जो मेल अपने एम्प्लॉयज़ हैं, कि आप सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर रहें, ये कहेंगे आप उनको एडवाइस देंगे? नहीं, वर्क प्लेस पे तो सोशल मीडिया तो नहीं चलाना, वो तो आपके सर्विस रूल में है। अब आप चोरी छुपे वो चलाते तो हैं। फिर चोरी छुपे अगर वो चलाएंगे, उससे इन्फ्लुएंस होंगे और कुछ करेंगे तो फिर तो ये तो गलत है। मैंने क्या बोला? अच्छा ये बताइए कि अगर केस आप पे लगा अंडर पॉश और ये प्रूव हो गया कि भाई आप गिल्टी हैं, कहाँ से प्रूफ हुआ? मैं सिमेंटिक्स में नहीं जा रहा कि भाई कैसे प्रूव हुआ। नहीं, कैसे नहीं, कहाँ पर प्रूफ हुआ, किस स्टेज पे प्रूफ हुआ? इंटरनल कमेटी ने डिसाइड कर लिया कि भैया आप ये तो प्रूफ हो गया है, हम तो ये आप गिल्टी हैं, ठीक है, हमने डिसाइड कर लिया। तो इसके इम्प्लीकेशंस एज अ मेल एम्प्लॉय आपके क्या क्या हो सकते हैं उसके बारे में तो बताएंगे? नहीं, वो तो जो अगर आरोप लग गया तो वो उन्होंने क्या आरोप लगाए हैं आपके ऊपर, जो लगाए हैं वो तो बीएनएस के तहत तो आपके ऊपर लागू होगा जैसे नॉर्मल कानून लागू होता है। लेकिन उसमें पनिशमेंट क्या होती है? आप जिस लेवल का होगा, जिस लेवल के आपके ऊपर जौन से केस, अगर मान लीजिए आपको मोलेस्टेशन लग गया, टीज का लग गया, मोलेस्टेशन, लेट्स गो विद मोलेस्टेशन। हाँ, तो उस पे आपको जो है मोलेस्टेशन पे तो 7 ईयर से ऊपर वो है। कितना? 7 ईयर तक है। 7 साल की सजा है? 7 साल तक की सजा है। तो दूसरा वाक्य बताएं। हाँ, आप मतलब उस पे जैसे आप पर लिस्ट बताएं, 2-3 लिस्ट बताएं और फिर बताएं। 2 साल तक की सजा है, 7 साल तक, हाँ 2 साल तक की है सजा, 7 साल की सजा है। और टर्मिनेशन अलग, आपको निकाल देंगे। वो तो टर्मिनेट कर ही देंगे और फिर आपका परमानेंट पुलिस रिकॉर्ड बन जाएगा। हाँ, तो ये है वो केस किस पे है। लेकिन मैंने जो बोला ना कि ये एक रिमेडी है, डिसिप्लिनरी है, और आपको डिसिप्लिन में लाने के लिए ये आया है, किसी की जिंदगी बर्बाद करने के लिए नहीं आया है। और आप उसको ऐसे ही ले, डरने की जरूरत नहीं है, आपको अटेंटिव होने की जरूरत है। ओके, तो आप 2 चीज़ बार बार मेंशन कर रहे हैं, एक तो है अटेंटिव होना, दूसरा अपने आप को डिसिप्लिन करना। जैसे आप डिजिटल डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं, अटेंटिव की बात कर रहे हैं, प्रोफेशनली, एथिकली एंड प्रोफेशनली आप जो है एक प्रोफेशनल फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं कि उसके दायरे में रहें और ज़्यादा क्लोज होने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, आप क्लोज होने का मतलब ये नहीं होता है। क्लोज होने का मतलब होता है कि देखिए, एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय से भी सीखता है, वो साथ ग्रो करते हैं। देखिए वो तो प्रोफेशनलिज्म है ना। मैं क्लोजनेस की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे मैं पहली बार कैमरे पे आपको सीखा, हाँ, रोमांटिकली आप कहेंगे कि बिल्कुल दूर रहें, राइट? दूर रहें आप, ऐसे रहें जब भावना से हाथ के दूर पे रहें कि भाई आसपास आने की जरूरत नहीं है। हाँ। नहीं, ये दूरी हाथ से, ये डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस नहीं होना चाहिए, फिजिकल डिस्टेंस। दिमाग में आपकी वो दूरी होनी चाहिए। मैंने बोला ना कि टच हो गया तो भी गलत नहीं है, लेकिन इस दिमाग में दूरी होनी चाहिए। तो अच्छा, एक आपको बॉडी से दूर होने की जरूरत नहीं है, दिमाग से दूर होने की। अंग्रेजी में कहावत है, उसको कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंशन की हम लोग बात कर रहे हैं, तो
अपने आप को बचाने के लिए आप क्या कहेंगे, प्रिवेंशन क्या होनी चाहिए आपकी? प्रिवेंशन यही होनी चाहिए कि हमको जो है प्रोफेशनली हमको बिहेव करना चाहिए ऑफिस में, क्योंकि ऑफिस को आप पार्क नहीं समझ सकते, ऑफिस को अपना घर नहीं समझ सकते, ऑफिस को अपने रिलेटिव का जगह नहीं समझ सकते, आप ऑफिस को अपने फ्रेंड का घर मत समझिए, ठीक है। चाहे ऑफिस में भले ही आपकी फ्रेंड ही क्यों ना बैठी हो, आप समझ रहे हैं ना। हाँ हाँ ऑफिस का सीसीटीवी कैमरा और ऑफिस का सारी चीजें स्टेक होल्डर है। Right. ये मत सोचिए कि बॉस चला गया तो अब ऑफिस में फ्रीडम हो गई, होता है ना ये इससे। आपने बहुत एक इंटरेस्टिंग बात कही, क्योंकि मैं जानता हूँ कि काफ़ी जो अपने कॉर्पोरेट्स हैं उन्होंने अपने सीसीटीवी कैमरा लगाने शुरू कर दिए हैं। नहीं, वो तो मैंडेटरी है पब्लिक है प्लेस ना? पे आपको वो ऑफिस में तो सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए। अच्छा ठीक है, तो लोग लगाते नहीं है लेकिन लगाना चाहिए। करेक्ट, वो मैं कह रहा हूँ कि बहुत कुछ हमारे हिंदुस्तान में रूल लगे होते हैं वो पेपर पे रह जाते हैं, लेकिन उनके फिर भी value- मैं आपको बोलूंगा सीसीटीवी कैमरा एक ह्यूमन इंटेलिजेंस नहीं दे सकता, जो आंख का जगह नहीं ले सकता। Correct. सीसीटीवी कैमरे की अपनी एक लिमिटेशंस है। करेक्ट। तो सीसीटीवी कैमरे के आधार पे बहुत कुछ जज नहीं किया जा सकता है, लेकिन कुछ जज किया जा सकता है। अब कुछ तो मतलब देखिए, एक सप्लीमेंट्री प्रूफ तो है ना। हाँ, supplementary। आपने क्लेम किया, फिर आपने बोला अच्छा वो रिकॉर्ड लेकर आइए क्लाउड से कि भाई आपने सीसीटीवी कैमरा लगा रखा है, अच्छा उसमें दिखाइए, अच्छा ये क्या हो, तो उससे एक सिनारियो बन सकता है, एक नैरेटिव बन सकता है ना। तो एनीवे, तो हम उससे बात कर रहे थे। अच्छा तो लेकिन मैं पहले क्वेश्चन के अपने जवाब से पूरा सेटिस्फाई, क्योंकि मैंने नहीं दे पाया क्वेश्चन। अच्छा, तो मैं बताइए। बता रहा हूँ आपको क्या। सपोज दैट कि कोई लड़के के ऊपर दुर्भावनापूर्ण आरोप लगा दिया जाता है, हाँ ठीक है, तो मैलिशियस कंप्लेंट को कैसे जो है अपने आप को बचाए। हाँ, ये बताइए आप पॉइंट बाय पॉइंट। पहले तो कोई भी अगर उसके ऊपर आरोप लगा हाँ हाँ तो वो आराम से सोचे, डरे नहीं। पहला चीज, डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि डरने के बाद डर के वजह से आप गलत बयान दे देते हैं या कुछ फैब्रिकेट कर देते हैं। आपको डरने, अगर आपको लग रहा है कि मैलिशियस है, अगर आपको लग रहा है, इसका मतलब कि आप यहीं पे निर्दोष हैं, आपका इनोसेंसी आपके द्वारा हो गई। सबसे पहले हम अपनी नजरों में गिरते हैं कि हम गलत हैं या सही हैं। तो आप मेरे पास नोटिस आया कि हमारे ऊपर कंप्लेन हुआ है, तो हमको डरने की जरूरत नहीं है। आराम से इत्मीनान से सोचे। कहाँ? सबसे शुरू, वेरी बिगिनिंग प्लेस पे, उस लड़की से या को वर्कर है उससे मेरे क्या संबंध है, हम प्रोफेशनली कहाँ कहाँ कनेक्ट हैं और वो क्या आरोप लगा सकती है। ठीक है, ये आप सोच, ये बोल रहे हैं कि जब आप एक टीम में होते हैं तो सबसे पहले ये समझ लें कि आपके उस ऑर्गेनाइजेशन में रिश्ते जो हैं वो कैसे कनेक्टेड हैं। नहीं, सबसे पहले नहीं, जब हमारे ऊपर आरोप लग रहा है तब। जब आरोप लगा तो हम ये सोचे कि ये क्या कह सकती है मिनिमम। हमारे लास्ट 10 दिन में, 15 दिन में कौन कौन कितनी बार इंटरेक्शन इससे हुआ है और कहाँ कहाँ हुआ है। क्या वो प्रोफेशनली नीड के तहत हुआ है या हमारा पर्सनली था। ठीक है, कभी कभी लोग साथ में कॉफी पीने चले जाते हैं, चलो कॉफी पी के आते हैं, लंच टाइम हुआ है, चलो साथ में लंच शेयर कर लेते हैं, होता है ऐसा। तो वो पहले देखे, फिर अब उसके ऊपर आरोप लग गया, सबसे पहले वो सेक्शन 10 के तहत कंसिलिएशन में जाए। ओके, या वो बातचीत करके हम सुलझाते हैं। हाँ। ठीक है, तो वो बात करे पहले कि भाई कहाँ हमारा इंटरेक्शन हुआ। अगर ऐसा था तो ये मेरे दिमाग में नहीं था, ये ऐसे हो गया था, ऐसे ऐसे है। और ये जो कंसिलिएशन है ये कमेटी मेंबर्स के सामने होती है। हाँ, वहीं पे सामने उनके तो, ठीक है। हाँ। तो ये हम जो है उससे बात करें, फिर भी अगर उसको नहीं बिलीव हो, फिर भी नहीं लगता है, तब लग गया कि वो दुर्भावना, क्योंकि अगर उसकी अगर आपसे गलती हो सकती है तो वो लड़की भी मिसअंडरस्टूड कर सकती है। करेक्ट। हाँ। तो जब तक वो मिसअंडरस्टूड में, तब तक तो आप मैलिशियस नहीं कर सकते ना। हाँ, बिल्कुल। उसकी भी गलती हो सकती है। तो अगर कंसिलिएशन से नहीं हुआ तो कमेटी अपना राय देगी, अच्छा, एक्सेप्ट करेगी। अगर एक्सेप्ट कमेटी ने कर लिया और नॉर्मल अपॉलॉजी से भी जो है ये रिकंसाइल हो गया, नहीं हुआ, अगर हाँ। सपोज दैट किसी लड़की को बुरा लग गया कि तुमने इससे ये कहा था, ऐसे ऐसे कहा था, मैं हॉट दिखती हूँ, मैं ऐसे कपड़े पहन के आती हूँ, टाइट कपड़े हमारे ऐसे ऐसे थे, तुमने वहाँ दारू पी के ऐसे ऐसे बोला, ऐसे ऐसे किया, कि मेरे बगल में ही आके बैठती है हमेशा, ऐसे होता है ना, कुछ ऐसे किया हो जिससे वो हर्ट हो जाए। नॉर्मल अगर सॉरी लेटर लिख देने से अभी अगर जो ठीक हो जाता है तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं भी होता है, आपको लग रहा है फ्रेम नहीं है,
थोड़ा सा इधर स्प्रिंग में आ रहा है। तो अगर थोड़ा सा भी जो है उसको लगता है और कमेटी एक्सेप्ट कर लेती है, अब आ गया आपका दूसरा डिफेंस। पहले तो आपने डिफेंस किया, डिफेंस फेल रहा, अब आ जाइए कमेटी में। अब कमेटी अगर ऐसा कर रही है तो कमेटी पे आप ध्यान दीजिए कि कमेटी बनी कैसे है, क्योंकि मैलिशियस अगर होगा तो जरूर कोई न कोई प्रॉफिट ऑफ इंटरेस्ट उसमें लगा होगा। कोई ऐसा होगा कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम बात होगी, प्रमोशन होगा, कुछ और होगा, ये सब जुड़ा होगा। तो आप देखिए कि इस कमेटी में मेंबर कौन कौन है, तो आप वहां से क्वेश्चन करवा दीजिए। अगर मान लीजिए कि जुरिडिक्शन से बाहर है या कोई कॉम्पिटेंट आदमी उसमें नहीं है, जैसे एक केस में जो है दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला कि इसमें जो मेंबर है, जो एक्सटर्नल मेंबर है, वो लॉयर तो है लेकिन उनको इसके एक्सपर्टीज नहीं है, इसलिए इस ओपिनियन को जो है हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो आपको इस केस, इस स्पेसिफिक केस का जो रेफरेंस दे रहे हैं, ये पता है कौन सा केस है? वो केस मेरे दिमाग से निकल रहा है, हाँ। तो ऐसा नहीं। तो आप पहले ये देखिए कि जो कमेटी बनी है उसमें उस तरह के एक्सपर्ट है कि नहीं है, या ऐसा तो नहीं है कि उस लड़की के परिचित के लोग इसमें हो ताकि इंटरेस्ट उनका जो है अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर रहे हो उसके। तो आप कई लेयर पे आप इसको फिल्टर कर सकते हैं। और अगर इसमें किसी भी प्रकार का कोई चीज आता है तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 226 आपको रिट का जो है, रिट आप पेटिशन फाइल कर सकते हैं, सर्सियरी, क्योंकि ये वैसी जुडिशियल बॉडी होती है ये कमेटी, ठीक है। तो आप सर्सियरी के तहत जो है आप रिट फाइल कर सकते हैं, और रिट फाइल करने के बाद आप हाई कोर्ट से अपनी बात रख सकते हैं और अपनी बात कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि ये मैलिशियस है। क्योंकि सिर्फ मैलिशियस इसलिए कह देना कि मैलिशियस के लिए कुछ कंडीशंस हैं। सपोज दैट कि कोई लड़की आपके ऊपर आरोप लगा रही है और वो आरोप प्रूवन नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो लड़की मैलिशियस थी, उसका जो इंटेंशन था मैलिशियस एक्शन था। मैलिशियस एक्शन के भी कई पैरामीटर हैं। उसने अगर फैब्रिकेटेड एविडेंस दिए, वो तो मैलिशियस हो गया ना। हाँ, तो कुछ उसके हैं फैब्रिकेटेड, वो दिए, झूठ बोला, ऐसे इंटेंशन से कुछ उसको प्रॉफिट लेने के चक्कर में उसने बात किया, उन्होंने विटनेसेस को करप्ट किया। हाँ, वही मतलब कोई भी एक्शन अगर उसने लिया ऐसा, तभी वो मैलिशियस होगा। अदरवाइज हम कोर्ट में जाएंगे, मैंने आपके ऊपर आरोप लगाया कि आशीष जी जो है मेरे साथ गलत किया, आप कहेंगे मैंने नहीं किया, तो दोनों में से एक आदमी तो बरी होगा ही होगा, दोनों में से एक आदमी तो एक आदमी सही होगा ना, दो लोगों में से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक बहुत गंदा होगा, ऐसा नहीं है। तो मैलिशियस ये कह देना ये आसान बात है, लेकिन इसको प्रूव भी करना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात है कि हमारे ऊपर कोई लड़की आरोप लगाई, मैंने डिफेंस दिया, पहले मैंने प्राइमरी लेवल पे डिफेंस दिया, कंसीलिएशन के लिए गए, नॉर्मल अपॉलजी लेटर दिया। अगर उससे नहीं वो होता है हम कोर्ट जाएंगे, कोर्ट जाके जो है अभी कमेटी को ही अपने पास डिफेंड करेंगे, क्रॉस एग्जामिनेशन में जाएंगे, सब चीजें सही हो गई, अगर हम वहां से हम बरी हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं हुए तो फिर हम कोर्ट जाएंगे, कोर्ट फिर हम हमारे पे फैसला देगा। और अगर हम वहां से बरी हो गए तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो लड़की गलत थी। समझ गया। हाँ, अगर आपको उसको मैलिशियस करना है तो उस केस के बाद फिर एक आपको नई केस करना पड़ेगा। तो मैलिशियस इंटेंट कि इन्होंने जो है फाल्स एविडेंस देके जज को और कोर्ट को गुमराह किया। अब आपको मैं बताऊं, उसमें 7 साल का उसमें भी सजा है, उसमें भी 2 साल की सजा है, उसमें भी डिफेमेशन होगा तो 7 साल का, हाँ 2 साल का होगा, प्लस फाइन होगा। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियों को ही है, लड़कों को भी राइट है। ओके, अच्छा आपसे इसीलिए मैं बोला कि वो आपने अच्छा ये एक पक्ष रखा। अच्छा ये जो आपने बताया कि सपोज जो डिफेंडेंट है वो कोर्ट पे जाते हैं और रिट करते हैं और फिर एक दूसरा केस फाइल करते हैं, दायर करते हैं, जिसमें कहते हैं कि डेफेमेशन है, मेरे सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं। तो ये जो मेन डिफेंडेंट हैं जिन्होंने अभी नया केस फाइल किया है, क्या ये 2 केस फाइल कर सकते हैं? दैट मीन्स एक जो अक्यूजर थी उन पे, दूसरा कंपनी पे। भाई कंपनी को मानहानि, क्योंकि आपकी कमेटी थी, आपके लोग ढंग से ये कर नहीं पाए, आपने मुझे बाहर निकाल दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने जो है उसके ऊपर पनिशमेंट दिया है 1 लाख रुपए तक का। मैं बताता हूँ, मेरा
सवाल इसलिए है क्योंकि इसके इम्प्लीकेशन, लीगल इम्प्लीकेशंस ना सिर्फ जो अक्यूज़र है उस पे हैं, बट जो कंपनी उस पे भी हो सकते हैं ना, कि डेफिनेशन में। बिल्कुल तो ऐसा कोई इंस्टेंस है जिसमें जो डिफेंडेंट थे, जिन्होंने वो अपने केस ले गए, एक नया केस दायर किया और कंपनी के अगेंस्ट दायर नहीं किया? इसमें ये है ना कि आपको कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा, किसी को बताया नहीं जाएगा। सपोज एक मेरे ऊपर पॉज लगता है, इसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा, इसको हम सोसाइटी में नहीं लाएंगे, इस चीज को किसी लड़के को भी नहीं लाएंगे, लड़की को भी नहीं लाएंगे। तो ऐसे तो है ही नहीं, बदनामी का कहाँ से बात? नहीं तो ठीक है, अच्छा चलो ठीक है, तो ये अंडरस्टैंडिंग के लिए ठीक है। मगर जो अपने डिफेंडेंट हैं, जो मेल डिफेंडेंट हैं, क्या वो कंपनी पे केस दायर कर सकते हैं कि भाई इन्होंने मुझे निकाल दिया, एक फॉल्स केस था, ये था? हाँ, अगर आप मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें फिर कंपनी का नाम भी जो आपके गटर में नहीं, जा आप सकता है। देखिए, आपको जिस स्टेज में और जहां भी लगता है कि आपके राइट वायलेट हुए हैं, तो वहां पर आप उस आदमी को सू कर सकते हैं। कंपनी की बात कर रहा हूं। कंपनी को भी आप सू कर सकते सकते हैं, बस यही पता अच्छा, करना है। दूसरी चीज मैं आपको ये बताना चाहूंगा, इसीलिए इस एक्ट में पहले ही प्रोटेक्शन दिया गया कि इसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा। अच्छा, ठीक है, किसी का नाम हाँ, उसमें मगर नहीं जो है। अक्यूजर, जो डिफेंडेंट हैं, हाँ। वो पब्लिक चले जाएं, बोलो जी मैं टीसीएस में था, मैं हाँ। ऐसे एग्जांपल है, हाँ। टीसीएस में था, ये पॉश के तहत मुझे गिल्टी करार दिया गया, मुझे निकाल दिया गया, बट अब मैं उजागर करना चाहता हूँ, आप मेरा देख सकते हैं, मेरा एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड है, ये टीसीएस है, इन्होंने मेरे से नाइंसाफ़ी करी, मैं तो मानहानि करूंगा, मुझे तो 1 करोड़ रुपए चाहिए। ये तो कर आप सकते हैं ना? कर सकते हैं। अच्छा, तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि चाहे कोई भी प्रोविजन हो पॉश के, कॉन्फिडेंशियलिटी ये सब आप करें, तो ये एक बिजनेस रिस्क भी है कॉर्पोरेट्स के लिए ना। अब किसी ने करा नहीं है, किसी ने 10 करोड़ नहीं मांगे, ये बात अलग है, बट हाइपोथेटिकली कोई डिफेंडेंट है, वो जा सकता है कि भाई मैं तो, अच्छा तुमने तो मुझे निकाल दिया, मेरा नाम नहीं आया, मैं तो विप्रो में काम कर रहा हूँ, मैं तो डायरेक्टर हूँ, बट अब तो मैं तुम्हें देखता हूँ, मैं तो लड़ूंगा, मैं तो केस लड़ूंगा। मैं देखिए, आपको कोर्ट जाने से कोई नहीं रोक सकता, वो कोर्ट डिसाइड करेगा कि ये केस एक्सेप्ट करे कि ना करे। ये जो है ओपिनियन कोर्ट पे होता है कि वो जहां भी हम हर्ट होंगे, सपोज दैट कि इंटरनल कमेटी मेरे साथ गलत काम की, इंटरनल कमेटी में ऑलरेडी जो है जो बॉस हैं वो उनकी बायस है, नहीं बॉस हैं, जो बॉस हैं वहां पर, उनकी ही जो है वाइफ वहां पर मेरे ऊपर ये की है और वो बैठ के ऐसे कर रहे हैं, हाँ, तो वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, ये सब हो गया, ये हो गया, चलो ठीक है। तो मैं इस क्वेश्चन, सवाल को मैं क्यों लेकर आया हूँ कि क्योंकि इंट्यूटिवली मेरा मानना ये है कि जो कॉर्पोरेट्स हैं, मुझे नहीं लगता कि वो अपने आप को लीगली प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उनका मानना ये है कि ये इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, कोई भी हमें लेके कोर्ट नहीं जाएगा, और इसलिए हमें क्या ज़रूरत है कि हम लीगल काउंसिल को रखें या हम एक स्पेशलिस्ट को रखें जो इन सब केसेस में महारत इनकी हो, राइट? तो आपको क्या लगता है कि जो कॉर्पोरेट्स हैं उनको ये कौन कौन सी चीज़ें करनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ एक स्ट्रक्चर, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जिसमें नौबती नहीं आए कि ये पॉश केस ही आए, मतलब उनको सरदर्दी क्यों वो पाले? जब भी जैसे क्या होता है, कोई भी हम जॉब करते हैं, जॉब में हमारा पहला अपॉइंटमेंट किसी का लिए, तो जॉब इंडक्शन होता है, उनकी ट्रेनिंग होती है, हमारी कंपनी कैसे काम करती है, हमारी कंपनी का मोटो इस साल का क्या है, अगले 5 साल में हमारी कंपनी क्या चाहती है, और मेरे कंपनी का जो एम है, जो कंपनी इस्टेब्लिश हुई उसका एम ये है, अगले 5 साल का गोल ये है, इस ईयर का गोल ये है, और इस तिमाही का गोल ये है। ये हो गया आपका फाइनेंशियल एंड वर्क। उसके बाद आप कल्चरल भी करते हैं कि हमारे यहाँ ये सोसाइटी है, कंपनी में ये क्लब है, इसके मेंबर आप बन जाएंगे, ठीक है, आपका ये साइन है, ये अपॉइंटमेंट लेटर है, ये बॉस का आपका गाइडलाइन है, आप इस पे भी साइन करिए, इसको पढ़ के आइए। हम आशा रखेंगे कि आप जब हमारे पास ज्वाइन करने आएंगे तो इसको पढ़ के आएंगे। कभी कभी तो ऐसा भी कर देना चाहिए कि अगर कोई एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय है, ठीक है, वो न्यूली नहीं है, फ्रेशर्स नहीं है, तो ये मानना चाहिए कि वो 2 सेमिनार पॉस का किया हुआ है और वो ऑलरेडी उसका इंडक्शन है, तभी उसको एक्सेप्ट किया। ये अच्छा पॉइंट है। हाँ, अच्छा, या मैनेजमेंट कॉलेज है तो वहां पर भी जो है हम मतलब उनके कोर्स में ही हो या उनके सेमिनार मैनेजमेंट वगैरह कॉलेजेस के तो होते रहते हैं, उसमें पॉस का भी करवाएं, ये तो होना चाहिए। तो सपोज जैसे आप हैं, आपको इतनी जानकारी है पॉश के बारे में,
तो आपको क्या लगता है कि जो कॉर्पोरेट्स वगैरह हैं आपकी सर्विसेज ले सकते हैं ताकि आप भी वो सेमिनार ले सकें जो बिल्कुल नए बिल्कुल ले सकते इंडक्टीज हैं। हैं हाँ हाँ उनको करने और के उनको बता सकेंगे भाई पॉश है क्या, हाँ बिल्कुल बिल्कुल प्रोविजंस क्या हाँ हैं, हाँ बिल्कुल प्रोटेक्शन क्या है, हाँ क्या रूल रेगुलेशंस फ्रेमवर्क क्या है, ये आप कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। मतलब तो हम करें ना करें, लेकिन हमारी जो सोसाइटी है हम्म, वो करती है, जो लीगल सोसाइटी हाँ जो जो है लॉ लॉ मित्रा की आप मित्रा है वो बात कर करती रहे है। हैं, ठीक है। और वो एक्सपर्ट को वहाँ भेजेगी और एचआर को या पूरी टीम को पॉस के बारे में। अच्छा, पॉस को सबसे बड़ी बात है, पॉस को जानने का मतलब ये नहीं होता है कि लड़के एकदम उसको जो मेल एम्प्लॉय है उसको ऐसे तिरछी नजर से देखें। पॉस एक ऐसा है कि आप वेलकम कर रहे हैं किसी महिला को। पॉस का मैंने क्या बोला आपको कि ये रिमेडी है, डिसिप्लिनरी रिमेडी है। सपोज दैट हम पॉस का जो है हम वो कर रहे हैं, तो उसमें ये नहीं है कि सिर्फ मेल ही बैठे, उसमें महिला भी बैठे, अच्छा ठीक है, तो और सबका इंडक्शन हो। हाँ क्योंकि वो अपने राइट जाने पॉस से, और वो जाने की इंटेंशन क्या होता है। क्योंकि मॉडेस्टी ब्रीच तभी होगी जब इंटेंशन सामने वाले का आपको प्रूवन होगा। तो दोनों लोग बैठे और इसको सेलिब्रेट करें और ये माने कि पॉस हमारे यहाँ इंडक्शन में जो है पॉस का सेमिनार कराया जाता है, इसकी अवेयरनेस फैलाई जाती है। इसका मतलब कि इस वर्क प्लेस पे महिलाओं को वेलकम किया जाता है, सिर्फ हाथ जोड़ने से वेलकम नहीं होगा, ठीक है। या कोई अगर आप ऑफिस में एंट्रेंस आपका हो, हॉल हो, तो वहां पे आप चिपका दें। हाँ अच्छा ये अच्छा आप कहते हैं कि एज पर रूल रेगुलेशन उसके जो मेन गाइडलाइंस हैं उसका एक पोस्टर बना के वो चिपकाना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, कम से कम कैंटीन में तो चिपकाना ही चाहिए कुछ कम से कम कैंटीन तो हर जगह। हाँ नहीं हर जगह नहीं, जैसे आप भी सपोज दैट नहीं अपना एक वर्क स्टेशन है, आदमी वहाँ काम कर रहा है, उसके सामने उसके प्रोजेक्ट और प्लान होते हैं, लेकिन जहाँ एक पब्लिक एरिया भी वो लोग बनाते हैं जहाँ आपस में मीटिंग करते हैं या कुछ करते हैं, तो वहाँ आप चिपकाइए इसको। इसका मतलब है कि आप वेलकम कर रहे हैं। हाथ जोड़ने वाला देखते होंगे कि कई जगह पे पोस्टर होता है या बहुत अच्छी जो है कोई पेंटिंग्स लगी होती हैं, होता है ना किसी कंपनी में जाइए तो बहुत महंगी महंगी पेंटिंग्स होती हैं, तो उससे ज्यादा खूबसूरत होगा कि बॉस का भी उस पे लगाएं, एक प्रोमिनेंट जगह में आप लगाएं। हाँ, ये आपकी रिकमेंडेशन। हाँ, वो दिमाग में वो हो कि दिस इज द। और इसके बारे में बिल्कुल महिलाओं के अगेंस्ट ये मेल एम्प्लॉय को भड़काए कि ये डरावने वाली चीज है, ये अवेयर होने वाली चीज है। बट आपका मानना ये नहीं है कि थोड़ा डर अच्छा है? नहीं डर तो किसी अवेयरनेस अच्छा है। देखिए कम से मैं दोबारा उसके पीछे जा रहा हूँ कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मैं अपनी जिंदगी को दूभर क्यों करूँ कि मेरे से ना समझी में कुछ ऐसी चीज़ हो जाए और मैं इन कमेटी के सामने बैठ जाऊँ। तो मेरा मानना ये है, बट मैं आपकी राय जानना चाहूँगा। लेकिन अगर ऐसा होगा तो फिर फ्रेटर्निटी कैसे डेवलप होगी अगर डर होगा दो लोगों के बीच में? नहीं एक बिल्कुल क्लियर दायरे में हो ना। जैसे आपने देखिए आपने बड़ी अच्छी बात कही कि प्रोफेशनल एक डिस्टेंस मेंटेन करना बड़ा ज़रूरी है, बट ये बड़ा एक डेलिकेट सा एक चीज़ हो जाती है कि भाई वो प्रोफेशनलिज्म कहाँ ख़त्म होती है, पर्सनल कब आ जाता है। तो ये डिफाइन करना काफ़ी ज़रूरी है मेरे हिसाब से, ठीक है। सिमिलरली कि जैसे मैं कह रहा हूँ कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, आप वो पंगा ही क्यों लें कि वो बात यहाँ तक पहुँच जाए कि किसी की हिम्मत हो, मतलब मैं महिला की बात करूँ कि वो आपको बोलें कि भाई ऐसा हो गया, नहीं होना चाहिए था, हाय तौबा। हाँ तो आई मीन ऐसा है आप कह सकते हैं। हाँ, लेकिन मेरा मानना ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, आप बस अपने दिमाग में ये बुरी ना रखें, फिजिकल डिस्टेंस कोई मैटर नहीं करता है, दिमाग में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और आप आराम से काम करें, अवेयर रहें, रिस्पेक्ट रखें। जेंडर इक्वलिटी का मतलब ये नहीं होता कि आप दूर बना के रखें। जेंडर इक्वलिटी मतलब सब लोग मिलकर साथ काम करें और आपसे हर परिस्थिति में वो महिला एक मदद के लिए रेडी रहे। अदरवाइज तो कोई इंसिडेंट ऐसा हो जाए और वो बीमार है, सपोज दैट कि ऑफिस में कुछ ऐसा हो, तो आप उसको उठाने ही नहीं जाएंगे अगर आपके दिमाग में ऐसा है तो। बिल्कुल, आप समझ रहे मेरी बात? तो ये डेवलप करने की जरूरत नहीं है, ये नॉर्मल एक बहुत कूल इन्वायरमेंट होना चाहिए। इससे अगर डर आपके अंदर होगा तो हेटरेट होगा, ये चीज अच्छी नहीं है। आप आराम से कूल रहिए, अवेयर बस रहिए, दिमाग में दूरी बना के रखिए, बाकी फिजिकल डिस्टेंस कोई मैटर नहीं करता, मेरा मानना ये है। थैंक यू ये तो आई थिंक हम पहले प्रश्न के अलावा हम कुछ कर नहीं पाए, 45 मिनट हो गए हैं। नहीं लेकिन तो, इसमें हमने हम लोगों ने पहले प्रश्न में लगभग सब चीजें हैं और
45 मिनट हो गया है तो और इनफैक्ट उसके बाद के जो प्रश्न है काफ़ी हमने हमने कवर कर लिए कवर हैं, कर लिए हैं। मगर जो स्पेसिफिक केसेस हैं जिसमें हम ये हम और डिस्कशन कर सकते हैं वो कुछ रह गए हैं। नहीं, मैं तो ये चाहूंगा कि अब व्यूअर के ऊपर छोड़ देते हैं, अगर वो कमेंट में कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं तो हाँ। अगला आप, चूंकि ये एक हिस्टोरिकल जी। रिट्रोस्पेक्ट और एक पॉज हाँ, का जो है नॉर्मल आज इंट्रोडक्शन है। का जो पॉडकास्ट वो इसी तरह पे हमने शूट किया है कि हम चाहेंगे कि इससे पहली बात तो अवेयरनेस है, हाँ, दूसरी बात एक समझ आए कि है क्या, और हमारी इंटेंशन ये है एसेंशियली कि आपको पता हो कि ये एक्ट क्या है, इसकी एप्लीकेशन कैसी है, रिमेडियल एक्शन क्या है, एंड आप कैसे इसको अपने वर्किंग एनवायरनमेंट में इसके साथ आप ग्रो कर सकते हैं एज अ प्रोफेशनल एंड विदाउट एनी नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन योर प्रोफेशनल करियर एंड योर फ्यूचर। नहीं, अब मैं तो ये कहूंगा कि जो लाभ मित्रा है, जैसे मेरी बात हुई थी, जी तो अगर कोई कॉर्पोरेट चाहता है कि हमारे यहाँ ये प्रोग्राम हो जाए, जी तो वो एक सर्टिफिकेशन भी लाभ मित्रा देती है कि इस कॉर्पोरेट ने इतने दिन का सेशन लिया या ये वर्कशॉप यहाँ कंडक्ट हुआ, बहुत बढ़िया। और उसका सर्टिफिकेशन वो भी वहाँ लगा सकते हैं। ऐसे- एक्सेलेंट एक्सेलेंट। तो दैट मीन्स आपके जो कॉन्टैक्ट्स वगैरह हैं वो मैं एट द एंड ऑफ दिस में नहीं, लाभ दे मित्रा दूंगा। का आप दे दीजिए। लॉ मित्रा का हाँ मैं दे दूंगा, तो वही मेरा मतलब था। एंड अगर व्यूअर्स अगर आपको लगता है कि हमारा सेकंड पार्ट होना चाहिए और आपके पास स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं, प्लीज़ राइट इन टू अस, लिखें ये आप। सिर्फ मेल एम्प्लॉय के लिए नहीं है, ये कॉर्पोरेट्स के लिए भी है, ये जो फीमेल एम्प्लॉयज हैं उनके employees के उनकी लिए हाँ कुछ उनके लिए भी queries है। हो, उनके लिए भी है, जी। और जो रिस्पोंडेंट होंगे उनके लिए तो मतलब बिल्कुल। ये है ही, Absolutely। क्योंकि ये पूरा एक्ट ही उन्हीं के ऑब्लिगेशन पे है, उनकी ही ऑब्लिगेशन है कि उनको अपने आप को प्रूव करना है ताकि इसकी जरूरत न पड़े। चलिए, आई थिंक अब हमारा एक सेशन हो गया है एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। फिर हम लोग प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर एज मच एज यू कैन, एंड एज मेनी पीपल एज इन इंडिया, जितने लोग हैं, जितने एम्प्लॉयज़ हैं, जिनको ये पता हो उतना अच्छा है हमारे लिए। और अगर आपको लगता है कि हमारा ये सेकंड पार्ट होना चाहिए, प्लीज़ आप हमें लिखें। नमस्कार।